जडाडवी गलज्जुलः प्रवाह पावित स्थले गलैव लंबे लंबितम भुजंगतम गमालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। आज का विषय है नाटक, सिनेमा और साहित्य। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं, सारी विधाएं, और उसी में से एक विधा नाटक। जब सतयुग समाप्त हो रहा था और त्रेता युग शुरू हो रहा था, तो देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत चिंता हुई कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोग क्या करेंगे खाली समय में, दिन भर काम करेंगे और शाम को क्या करेंगे। अगर खाली रहेंगे तो उपद्रव करेंगे, उत्पात करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगी, वैमनस्य होगी, दुर्व्यवहार होगा। क्या ऐसा कुछ किया जाए। सब इंद्र जी के साथ मिलकर सारे देवी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे ऐसे समस्या है, सतयुग समाप्त हो रहा है, त्रेता युग शुरू होने वाला है, जनसंख्या बढ़ जाएगी। हे ब्रह्मा जी, आप ही कुछ बताइए। और ये परिकल्पना इंद्र की थी। ब्रह्मा जी ने आंख बंद किया और आंख बंद करके उन्होंने जब आंख खोली तो भरत मुनि को एक विद्या दी, नाट्य विद्या, कि तुम अपने 100 पुत्रों के साथ नाटक शुरू करो, नाटक करो। 100 पुत्र का अर्थ यह है कि उस समय ऋषि परंपरा में आश्रम में जितने शिष्य ऋषि के होते थे, वो सभी शिष्य पुत्र के समान ही होते थे। इसलिए 100 पुत्र कहा गया। 100 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी की विद्या लेकर भरत मुनि ने पहला नाटक किया, जो त्रेता युग में हुआ, और इस संसार का पहला नाटक है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम नाटक जो है वो संसार का पहला नाटक है। जबकि आधुनिक युग में यह बताया जाता है और पढ़ाया भी जाता है कि पारसी थिएटर सबसे पुराना है, भारतीय थिएटर नहीं। ये गलत धारणाएं हैं। सबसे पुराना भारतीय नाट्य शास्त्र है जो भरत मुनि ने दी है, और भरत मुनि जी ने ही त्रेता युग में पहला नाटक किया था, देवासुर संग्राम। इस नाटक को देखकर असुरों को बहुत क्रोध आया कि इसमें असुरों को नीचा दिखाया गया है, असुरों का सम्मान नहीं किया गया है, और उन्होंने नाटक में ही विद्रोह कर दिया, उपद्रव कर दिया। ये सारी बातें ब्रह्मा जी तक पहुंची, और तभी से, क्योंकि ये जो नाटक हुआ था, ये मुक्त मंच पे हुआ था, खुले आकाश के नीचे। तभी से नाट्यगृह की व्यवस्था शुरू हुई कि नाटक के लिए घर बनवाया जाए, नाट्यगृह बनवाया जाए। उसमें एक तरफ से प्रवेश होगा, दूसरी तरफ से निकास होगा, जिसे आज हम थिएटर कहते हैं अंग्रेजी में। और जिसके पास पास रहेगा, टिकट रहेगा, या अंदर जाने का की अनुमति रहेगी, वही अंदर जा सकता है। सभी नहीं जा सकते। उपद्रवी जो लोग होंगे वो नहीं जा पाएंगे। उसका पूरा वास्तु, भवन निर्माण सब विश्वकर्मा जी ने किया। वास्तुकला के साथ नाट्यगृह बना और नाटक शुरू हुआ।
ऋग्वेद से संवाद लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, सामवेद से संगीत लिया गया, अथर्ववेद से रस लिया गया। और ये नाटक की परंपरा शुरू हुई हमारे भारतवर्ष में। ऋषियों ने शुरू किया देवताओं के साथ मिलकर, और स्त्री का पात्र पुरुष ही निभाते थे। ब्रह्मा जी को जब बताया गया तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि स्वर्ग लोक से अपनी अप्सराएं भेजो, और गंधर्व लोक की गंधर्वों को कहा कि तुम लोग जाओ, और नाटक में नृत्य भी होना चाहिए, गीत भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए। ये सब नाटक का हिस्सा है। और गंधर्व लोक से गंधर्व आते थे, अप्सराएं आती थी स्वर्ग लोक से, नाटक करके फिर चले जाते थे। ये परंपरा रही। इसी नाट्य कला का आधुनिक युग में तकनीक विस्तार हुआ। जो तकनीक विस्तार हुआ वो सिनेमा कहलाया, क्योंकि नाटक में जो कुछ भी होता है वो लाइव होता है, सामने हो रहा है, एक साथ। एक बार शुरू हो गया तो हो गया, चाहे गलती भी हुई आगे बढ़ते जाना है। लेकिन सिनेमा में तकनीक होने के कारण गलती हो गई तो उसे कट किया जाता है, क्योंकि कैमरा ही सिनेमा है। कैमरा को बंद किया जाता है, फिर से वो शुरू किया जाता है, जो सिनेमा के टर्म में टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4, टेक 5। एक शॉट को, एक डायलॉग को, एक दृश्य को बार बार किया जाता है। ये सुविधा सिनेमा में है, तकनीक के कारण। नाटक में नहीं है। सिनेमा क्या है, नाटक क्या है? ये दो यथार्थों का मिलन है। साहित्य क्या है? वो नाटक हो, साहित्य हो, सिनेमा हो, ये क्या है? दो यथार्थों का मिलन। एक यथार्थ जो दर्शक नाटक देख रहा है, सिनेमा देख रहा है। दूसरा यथार्थ जो कहानी का पात्र है, उसकी अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, उसकी अपनी मनोवृत्ति, उसकी वृत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति। और एक दर्शक, साहित्य में भी कहानी का जो पात्र है उसकी स्थिति, परिस्थिति, मनोवृत्ति, प्रकृति, और जो पाठक है उसकी अपनी स्थिति, अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति। तो ये दो तरह के यथार्थ हैं, पाठक और कहानी, कहानी के पात्र। सिनेमा, नाटक और दर्शक, ये दो यथार्थों का जो मिलन है, यही साहित्य है, यही नाटक है, यही सिनेमा है। सिनेमा का जो जन्म है वो जन्म 1896-97 की बात है। फ्रांस में लूमियर ब्रदर्स जो भाई थे, उन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया, सिनेमा बनाया। जब सिनेमा का, विश्व सिनेमा का जन्म हुआ, और वो 98-99 में फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे अपने सिनेमा को लेकर, अपनी फिल्म को लेकर ऑस्ट्रेलिया में दिखाने के लिए। बीच में बंगाल की खाड़ी में पानी का जहाज जो था वो फंस गया, क्योंकि उस समय यातायात पानी का जहाज ही हुआ करता था। वहां फंस गया। जहाज फंसने के बाद वहां 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितना दिन लगेगा ये पता नहीं था। तो लूमियर ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना हम बंबई चले। तब का बंबई, आज का मुंबई। क्यों ना हम बंबई चले और बंबई में अपने सिनेमा को दिखाएं। पहली बार भारतवर्ष में पैटसन होटल मुंबई में उसका प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होता रहा। वहीं पे भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने
सिनेमा देखी, फिल्म देखी और उनमें सिनेमा के प्रति एक उत्सुकता, एक रुचि पैदा हुई कि ये तो बहुत ही अद्भुत माध्यम है। ये उनकी चाहत बढ़ी कि मैं भी सीखूं और उस तकनीक को सीखने के लिए वो देश से बाहर गए और तकनीक को सीखा। जब भारत लौट रहे थे तो आते आते उन्होंने एक कैमरा भी खरीद लिया कि जिससे हम फिल्म बनाएंगे। उस समय भारत के कई कोनों में कई राजा महाराजा भी थे, वो सिनेमा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भी कुछ प्रयास की थी, ऐसा इतिहास मिलता है। अलग अलग राज्य में ऐसी कई बातें आती है सामने कि उसी समय, उसी समकक्ष जब दादा साहब फाल्के सिनेमा बना रहे थे उसी समय, और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब दादा साहब फाल्के ने 1910 में एक फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट की जीवनी थी उस फिल्म में। दादा साहब फाल्के को लगा कि ये जब अपने देवी देवता को सिनेमा में दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते, हम क्यों नहीं दिखा सकते, हम भी दिखाएंगे। और उन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म, मूक फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। आज से 108 साल पहले। और वहां से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई, भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ। मूक फिल्म बनते चली गई। उन दिनों पौराणिक साहित्य पे फिल्में बनती थी, पौराणिक कहानियों पे, भारतीय पौराणिक इतिहास पे, भारतीय इतिहास पे, राजा महाराजाओं पे, देवी देवताओं पे ये फिल्में बनती थी। धीरे धीरे चूंकि सिनेमा लोगों को आकर्षित कर रहा था, सिनेमा में पैसे भी थोड़े आने लगे थे, क्योंकि साहित्य में पैसा नहीं था, तो साहित्यकारों को लगा कि क्यों ना हम भी सिनेमा में चलें। और सिनेमा धीरे धीरे सिनेमा में साहित्य आने लगा। देवदास पे कुछ 12 फिल्में बनी हैं अब तक। पहली मूक फिल्म बनी थी 1925 में। 1925 में पहली मूक फिल्म देवदास पे बनी थी। उसके बाद 26, 27, 28, 29 इन वर्षों में ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी, नौका डूबी, विचारक, मनभंजन, गिरीवाला, नातिर पूजा, इन पर भी फिल्में बनी। नातिर पूजा तो शायद वो खुद निर्देशित करना चाहते थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। पता नहीं निर्देशित किया कि नहीं, लेकिन वो फिल्म बनी थी। इस तरह साहित्य का भी आगमन हुआ। उसी 1920 के दशक में 3 पत्रिकाएं भी निकलनी शुरू हो गई सिनेमा को लेकर, माधुरी, चांद और सुधा। माधुरी तो खैर आज तक चल रहा है। सबसे प्रसिद्ध उसमें चांद पत्रिका, फिल्मी पत्रिका। उसके बाद फिर गुजराती में फिल्म की पत्रिका निकलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे साहित्यकार भी आने लगे। इसी सिलसिले में क्या हुआ कि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी तय किया कि हम भी सिनेमा की तरफ रुख करें, और वो मुंबई आ गए। तब के बंबई बंबई आ गए और उन्होंने 1934 में पहली बार एक फिल्म लिखी, पहली बार और अंतिम बार, मिल मजदूर। अजंता मूवी टोन की फिल्म थी। सिनेमा माध्यम बहुत सशक्त है, उसका जो प्रभाव है बहुत सशक्त है, समाज पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि ये विजुअल मीडिया है, ये देखने का माध्यम है।
और जो कुछ भी हम देखते हैं उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर, मनोवृत्ति पर अधिक पड़ता है। उस समय बंबई कपड़ों के मिलों का गढ़ हुआ करता था। ये कहें टेक्सटाइल मिल्स के हब थे ये। सिनेमा का ये प्रभाव था मिल मजदूर फिल्म का कि मिल में मजदूरों का स्ट्राइक हो गया। मिल मजदूर की संस्था के जो अध्यक्ष थे, मालिकों के मिल मिल मालिकों के संस्था के जो अध्यक्ष थे, वो सेंसर बोर्ड में भी थे। उन्होंने जब ये हालत देखी कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी इस फिल्म को देखकर, तो उन्होंने फिल्म उतरवा दी। फिल्म में कई कटिंग की गई, काट छाट करके दया की देवी नाम से फिल्म रिलीज हुई। फिल्म फिर उतार दी गई। क्योंकि सिनेमा में कॉमर्स भी है, पैसा लगते तो पैसा वापस भी आना चाहिए। अजंता मोविटोन को बहुत नुकसान हो रहा था, उसने और काट छाट किया और सेठ की बेटी के नाम से फिल्म फिर से रिलीज की, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। इस बार फिल्म उस तरह से चली नहीं और उतार दी गई। ये सब कुछ होते हुए मुंशी प्रेमचंद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके साथ ही ये घटित हो रहा था कि उनकी लिखी गई फिल्म का ये हश्र है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, अपने दोस्त को, और उन्होंने लिखा कि साहित्य का काम है आदर्श और सौंदर्य का स्थापित करना, आदर्श और सौंदर्य को स्थापित करना ये साहित्य का काम है, और सिनेमा का काम है मुनाफा कमाना। बहुत रुष्ट हुए थे मुंशी प्रेमचंद जी और वो वापस चले गए मुंबई छोड़कर। वही एकमात्र फिल्म लिखी उन्होंने, एकमात्र फिल्म मुंबई आकर लिखी और वापस चले गए। और उन्होंने लेखक नाम की पत्रिका में, उनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है सिनेमा और साहित्य करके, उसमें उन्होंने लिखा कि सिनेमा का व्यापार भी बिल्कुल शराब के व्यापार की तरह है। व्यापारी जो चाहते हैं वही करते हैं, जो चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं दिखाते। ये कुछ अजीब सा कुछ हुआ और वापस चले गए 35 में। खैर उन्होंने शरीर त्याग दिया, उनका देहांत हो गया 1935 में। उपेंद्रनाथ अष्ट भी आए, वो कुछ दिन ठहरे। 1949 में उन्होंने एक नाटक भी लिखा, यहाँ पे बहुत यहाँ की दुर्दशा देखकर, यहाँ की सारी प्रक्रिया को देखकर। मशकेबाजों का शहर, आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का नाटक होगा वो, मशकेबाजों का शहर। उसमें उनके अपने अनुभव थे। 1935 में ही फिल्म बनी देवदास, बरुआ जी ने बनाई मुख्य फिल्म। उसके बाद 36 में उन्होंने फिर से बनाई। 1935 में बरुआ जी स्वयं थे। 36 में के एल सहगल के साथ बनाई। और इस तरह से सिलसिला चल रहा था। बोलती फिल्म शुरू हो चुकी थी 1931 में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी अफसर ईरानी की, और पहली हिंदी फिल्म 1936 में बनी थी, पहली रंगीन फिल्म, हिंदी नहीं रंगीन फिल्म। फिल्में तो हिंदी बन रही थी। रंगीन फिल्म 1936 में किसान कन्या, ये पहली फिल्म थी किसान कन्या 1936 में, रंगीन फिल्म। और इस तरह से सिनेमा की यात्रा चल रही थी। धार्मिक फिल्मों का वर्चस्व था।
साहित्य का भी वर्चस्व था। 1943 में इटली में नव यथार्थवाद की क्रांति हुई, न्यू रियलिज्म रेवोल्यूशन, जिसमें नए नए लेखक और नए नए निर्देशक उभर के आए। रसोल्नी, फेल्नी, देसिका, और इन्होंने जो फिल्में बनाई, यथार्थवादी फिल्म, समाज से जुड़ी हुई बातें, समाज की समस्याएं, मानवीय भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने वाली फिल्में। इन फिल्मों ने दुनिया भर के सारे फिल्म मेकर्स पर बहुत असर डाला। बहुत, विशेषकर देसिका की फिल्म, उनकी एक फिल्म है, आप सबने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी, मैं कहूंगा कि आप लोग वो फिल्म देखिए, द बाइसिकल थीफ। इस फिल्म का प्रभाव दुनिया भर के फिल्मकारों की फिल्मों पर दिखाई देता है, दुनिया भर। और ये एक ऐसी फिल्म जो आज भी आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये है सिनेमा। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा आगे बढ़ रहा था। 1936 में पहली बार वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। पहली बार, फर्स्ट वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें अपने भारत से फिल्म गई थी, मराठी फिल्म संत तुकाराम। संत तुकाराम बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार लेकर आई थी, पहले ही वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1936। 1946 में पहली बार कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर गई और बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। 10 साल के बाद 36 से 46, 46 के बाद 56 में मदर इंडिया गई ऑस्कर में, अकादमिक पुरस्कार में, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। और 56 के बाद, मदर इंडिया के बाद 2001 में सीधे लगान गई। लगान 45 साल लग गए फिर से किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश का। प्रतियोगिता के मुख्य खंड में जो मेन सेक्शन होता है कंपटीशन का, उसमें प्रवेश लेने में हमारी भारतीय फिल्मों का प्रवेश मिलता ही नहीं। मुख्य खंड में किसी भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, जितने बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल थे उनमें, हाँ, यहाँ के लोग जाते हैं, किसी न किसी स्क्रीनिंग करवा लेते हैं। वहां कई तरह के अलग अलग खंड बने हुए हैं और वहां कुछ ऑडियंस भी है, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल जाता है, बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ की मीडिया हाईलाइट कर देती है इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन कांस में। जबकि मुख्य खंड जो प्रतियोगिता का है, मेन कॉम्पिटिटिव सेक्शन, उसमें एंट्री नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में आके ढिढोरा पीटा जाता है, ये गफलत है। अभी अभी मैं एक साक्षात्कार पढ़ रहा था अजीत रॉय जी का, जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल के जो कॉम्पिटिटिव मेन सेक्शन है उसके एसोसिएट डायरेक्टर, कुछ नाम है उनका, क्रिस्टियान जोन्स कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, जोन्स करके हैं वो। उन्होंने कहा उनसे 1994 के बाद भारत से कोई भी फिल्म मुख्य खंड में, प्रतियोगिता के मुख्य खंड में आई नहीं।
और हम हर बार भारत जाते हैं अच्छी फिल्मों की तलाश में और हर बार निराश होकर लौटते हैं। ये कांस फिल्म फेस्टिवल का एसोसिएट डायरेक्टर, जो मेन सेक्शन है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन, उसके एसोसिएट डायरेक्टर कह रहे हैं, एक भारतीय पत्रकार से।